कक्षा 7। पुस्तक का नाम है हमारी दुनिया। पार अध्याय का शीर्षक है बिन पानी सब शून। तो पिछली वीडियो में हम जल के महत्व को देखे थे और जल के वितरण को देखे। उसमें अब हम जल को कैसे संरक्षित कर सकते हैं उसको देखेंगे। तो आप मेरे चैनल स्टडी ऑफ गवर्नमेंट स्कूल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और रिव्यू दें अपना, ठीक है। तो अब हम चलते हैं जल को संचय करना इससे हमारे लिए क्या लाभ है और संचय करना हमारे लिए क्यों जरूरी है। जल जो है एक नवीकरणीय साधन है। संसाधन जो है जल एक नवीकरणीय संसाधन है। यह खत्म हो जाता है फिर इसको हम पुनः पूर्ति इसकी हो सकती है। जल चक्र नवीकरण जल चक्र के द्वारा स्वतः प्रकृति में यह प्रकृति इसे हमें फिर से प्रदान कर देती है। पृथ्वी पर जल का विशाल भंडार होते हुए भी पीने के लायक पानी मात्र 1% ही है और वितरण तो असमान ही है ही। साथ में जल प्रदूषण की समस्या भी बहुत बड़ी है। भूगर्भीय जल स्तर भी बहुत कम होता जा रहा है, इसलिए जल धीरे धीरे दुर्लभ होते जा रहा है। जनसंख्या जितनी दुगनी बढ़ रही उतनी हमारे यहाँ क्या है, जल की वृद्धि नहीं हो रही है। वैज्ञानिकों का अनुमान है, विशेषज्ञों का मानना है, जो विश्व के अधिकांश भाग में भविष्य में ऐसा हो सकता है कि अधिकांश देश जल अभाव की समस्या से ग्रसित हो जाएं। तो गुजरात की एक सीख को हम ले सकते हैं। जो गुजरात का कठियावाड़ क्षेत्र का एक शुष्क प्रदेश है जहां बहुत कम या न के बराबर फसलें होती थी। यहाँ राजेंद्र सिंह द्वारा स्थानीय लोगों के सहयोग से क्या किया गया, छोटे छोटे नालों पर बिना खर्च के स्थानीय रेत मतलब बालू और मिट्टी से छोटे छोटे क्या किए गए, बांध बनाए गए, जिससे न वहाँ के सिंचाई के लिए जल उपलब्ध हुआ साथ ही जल जमीन के नीचे रिस कर क्या है धीरे धीरे अंदर चला गया। इससे भूमिगत जल स्तर में क्या हुआ, वृद्धि हुई। जिसके प्रभाव से उस क्षेत्र में भरपूर फसलें पैदा हो रही है। श्री राजेंद्र सिंह की इस प्रयास के कारण है मैग्सेसे पुरस्कार मिला। कौन सा पुरस्कार मिला है, मैग्सेसे पुरस्कार मिला है। इस तरह के प्रयास को क्या कहा जाता है, तो वाटर हार्वेस्टिंग कहते हैं। वर्षा के अतः हम कह सकते हैं कि वर्षा के जल को छोटी तकनीकों की सहायता से पुनः धरती के अंदर हम मानव भेज सकते हैं छोटी मोटी प्रयासों के द्वारा। बरसात का पानी हो, छतों से गिरने वाला, नालियों, सड़कों, खेतों, नदियों आदि इन सभी पानी जो समुद्र में पहुंच जाते हैं इन्हें हम और समुद्र से में पहुंचने के पश्चात क्या होता है, ये खारा नमकीन हो जाते हैं जो कि हमारे लिए उपयुक्त नहीं रह पाते हैं। तो इन सब को हम वाटर हार्वेस्टिंग के द्वारा रोक सकते हैं और उपयोग में कुछ वर्षों बाद यह हमारे उपयोग में आ सकता है। समुद्र में लवण, बरसात का पानी जब तालाबों खेतों से होता हुआ नदियों में बहता है तो अपने साथ क्या ले जाता है, मिट्टी, बालू, पत्थर और खनिज लवणों को भी बहा के ले लेता है और समुद्र में मिल जाता है। लगातार वाष्पीकरण के कारण जल तो भाप बनकर उड़ ही जाता है, जबकि लवण भारी होने के कारण लवण क्या होता है, भारी होता है, वही जमा रह जाता है। आज समुद्र के जल में औसतन 1 किलोग्राम जल में लगभग 35 ग्राम नमक घुली हुई होती है। कितने ग्राम, तो 35 ग्राम नमक घुली हुई होती है। इसलिए समुद्र का पानी खरा नमकीन होता है। मानसरोवर झील से कई नदियां निकलती हैं। उन नदियों के नाम को पता करना है।
झील क्या है? झील एक जल का बहुत बड़ा स्रोत है। झील क्या होता है? तो जल का एक बहुत बड़ा स्रोत है। तो नैनी झील है, नैनी झील, भारत की झीलों देश में कई झीलें हैं, जैसे वुलर झील, पिछौला झील, लूनर झील, कोलेरू झील, फतेह सागर झील, सांभर झील, डल झील आदि। कांवर झील जो है वो कहाँ है? बिहार के बेगूसराय में है। बरैला झील वैशाली जिला में है। मुंबई में तो सागर है, सागर मुंबई में क्या है? अरब सागर है। महासागरों का जल क्या कैसा होता है? खड़ा और नमकीन होता है। पृथ्वी के बड़े भूभाग को अथाह जल राशि ने क्या है? भर रखा है। पृथ्वी का जो जगह है वो बहुत ही 71% जल से भरा हुआ है। इनका जल हमेशा क्या रहता है? चलते रहता है, गति में रहता है, गतिमान रहता है, जो प्राय महाद्वीपों को अलग करता है और जिसे हम महासागर कहते हैं। क्या कहते हैं? महासागर कहते हैं। महासागरों के एक भाग को सागर कहते हैं, जो प्रायः किसी अवरोध के कारण पूर्ण रूप से महासागर से नहीं मिलता है। जब समुद्री सतह पर हवाएं चलती हैं तो जो हलचल से तरंगे उत्पन्न होती है, हवाएं जल को ढकेलती है। इनसे जल ऊपर नीचे होने लगता है, जिसे क्या कहते हैं? हम लहर कहते हैं। और एक ये जो लहर है ये दूसरी लहर को जन्म देती है। इस तरह जल को धक्का देकर तह तक पहुंचाती है। यही कारण है कि सागरों और महासागरों का जल हमेशा गतिमान रहता है। क्या रहता है? गतिमान होता है। कि समुद्री जल जो है वो क्या करता है? किसी वस्तु को तो ले जाती है अपने साथ, और फिर लहरों के साथ तट पर वापस भी छोड़ देता है। क्या करती है? छोड़ देती है। ऐसा क्यों होता है पता है? अरब सागर, कुछ सागर के नाम हैं, जैसे अरब सागर, आर्कटिक सागर, काला सागर और लाल सागर। प्रमुख महासागर के नाम हैं प्रशांत महासागर, हिंद महासागर, अटलांटिक महासागर, आर्कटिक महासागर। तो ये वीडियो इतना ही रहने देते हैं और नेक्स्ट वीडियो में फिर हम देखेंगे आगे समुद्र की लहरें की ऊंचाई पर हम चर्चा करेंगे और गुरुत्वाकर्षण को देखेंगे। ठीक है, तो आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें।